जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। बस हफ्ते भर का ही वक्त बचा है अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर। लेकिन अभी भी इस बात को लेकर वाद विवाद हो रहा है, चर्चा हो रही है कि आखिर उद्घाटन समारोह में किसको बुलाया जा रहा है और किसको नहीं बुलाया जा रहा है। खास करके महाराष्ट्र में दो लोगों पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, एक उद्धव ठाकरे और दूसरे शरद पवार की। इनको निमंत्रण मिलता है कि नहीं मिलता है अयोध्या जाने का 22 तारीख के समारोह के लिए। तो उद्धव ठाकरे को तो निमंत्रण आया नहीं, लेकिन शरद पवार को इनविटेशन मिल चुका है और शरद पवार ने उस इनविटेशन का जवाब भी दिया है। इनविटेशन का जवाब देते वक्त उन्होंने एक तरह से कटाक्ष भी किया। कटाक्ष ये किया कि राम मंदिर का उद्घाटन तो हो रहा है, लेकिन अब तक ये राम मंदिर पूरा तैयार नहीं हुआ है। शरद पवार ने 22 तारीख को ना जाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि वो बाद में जाएंगे। उन्होंने एक पत्र लिखा चंपत राय को, राम मंदिर न्यास के महासचिव को, कि वो क्योंकि काफी भक्तों की भीड़ रहेगी 22 जनवरी के दिन, देश भर से लोग आएंगे, तो ऐसे में वो नहीं जा सकते, वो बाद में आएंगे, आराम से दर्शन करेंगे पूरी श्रद्धा के साथ। तो उस पत्र का कुछ अंश मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि आखिर शरद पवार ने कहा क्या। शरद पवार लिखते हैं कि 22 जनवरी के बाद सहजता और आराम से उनका दर्शन किया जा सकेगा। मेरा अयोध्या जाने का कार्यक्रम है, उस समय श्रद्धा के साथ रामलला के दर्शन करूंगा। तब तक राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका होगा। मेरी शुभकामनाएं। तब तक राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका होगा। ये लाइन शरद पवार की एक कटाक्ष करती है कि 22 जनवरी को आयोजन क्यों रखा गया। उद्धव ठाकरे और शरद पवार वाली एनसीपी, उनका यही कहना है कि ये सारा आयोजन जो है वो राजनीतिक तौर पर बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। ये एक राजनीतिक इवेंट है ताकि बीजेपी क्रेडिट हासिल कर सके राम मंदिर निर्माण का। लेकिन जहां पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जिस मंदिर में, उसका अब तक उस मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ है। वो मंदिर अधूरा ही है और 22 तारीख को जब वहां पर समारोह होगा उसके उद्घाटन का, तब वो मंदिर अधूरा ही होगा। तो यही बात रेखांकित कर रहे हैं शरद पवार अपने इस जवाबी खत में। इससे पहले भी जब उनसे पूछा गया था कि क्या वो 22 जनवरी के समारोह में जाएंगे, तब उन्होंने कहा था कि पहली बात, मुझे तो अब तक निमंत्रण मिला नहीं, और अगर निमंत्रण मिलेगा भी तब भी मैं नहीं जाऊंगा। उनका कहना है कि धर्म जो है वो उनका निजी विषय है और बीजेपी इस तरह से चुनाव के मद्देनजर इस तरह का इवेंट बना रही है। तो अब जब वाकई में इनको निमंत्रण मिल गया तो उन्होंने इस तरह का जवाब खत में लिखा है। तो वही दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को अब तक निमंत्रण नहीं मिला है और अब लगता भी नहीं है, क्योंकि एक हफ्ते से कम का समय रह गया है कि उनको निमंत्रण मिलेगा। उनकी ओर से भी आरोप लगाया गया कि ये एक राजनीतिक इवेंट होने जा रहा है और इस राजनीतिक इवेंट में वो शिरकत नहीं करना चाहेंगे। इसके बजाय भगवान में उनकी आस्था है और वो एक धार्मिक इवेंट आगे चलकर, जब ये समारोह समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आगे चलकर एक धार्मिक इवेंट का आयोजन अयोध्या में उनकी ओर से किया जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त 4 ऐसी पार्टियां हो गई हैं जो कि हिंदुत्ववाद की राजनीति कर रही हैं, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी बता रही हैं। एक बीजेपी, दूसरी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, तीसरी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और चौथी राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इसमें सबसे नई पार्टी है जो कि भगवा झंडा बुलंद कर रही है, भगवा झंडा उठा रही है। 2020 की शुरुआत तक राज ठाकरे की पार्टी का एजेंडा था मराठीवाद, परप्रांतियों का विरोध। लेकिन इस एजेंडे से राज ठाकरे की पार्टी को कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा था। पहली बार जब राज ठाकरे की पार्टी ने साल 2009 में चुनाव लड़ा विधानसभा का, तब उनकी पार्टी को 13 सीटें मिली और तब मराठी का मुद्दा काफी गर्मा गया था महाराष्ट्र में। परप्रांतियों के खिलाफ, उत्तर भारतीयों के खिलाफ दंगे हुए थे, उन पर हमले हुए थे, कुछ लोगों की मौत भी हुई थी, राज ठाकरे की गिरफ्तारी हुई थी।
तो उस माहौल में 13 सीटें मिल गई थी राज ठाकरे को, और उसके बाद जो नासिक महानगर पालिका के चुनाव हुए तो वहां पर भी एमएनएस की सत्ता आ गई। लेकिन उसके बाद से मराठीवाद राज ठाकरे के लिए काम नहीं कर पाया। साल 2014 का जो चुनाव था उसमें सिर्फ एक ही सीट हासिल कर पाया राज ठाकरे, 13 से सीधे एक सीट पर आ गए। फिर उसके बाद जो 2019 का चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें भी एक सीट से आगे नहीं बढ़ पाई उनकी पार्टी। इसके बाद राज ठाकरे ने आत्ममंथन किया और फिर 2020 की शुरुआत में फैसला लिया गया कि अब राज ठाकरे की पार्टी भी हिंदुत्ववाद की राजनीति करेगी। उन्होंने अपनी पार्टी का झंडा भी बदल दिया और अपने आप को अपने कार्यकर्ताओं के जरिए हिंदू जननायक कहलाने लगे, जैसे कि बाला साहेब ठाकरे को उनके कार्यकर्ता हिंदू हृदय सम्राट कहते थे। और दूसरा यह है कि जो भी पार्टी अपने आप को हिंदुत्ववादी बताती है महाराष्ट्र में, वो अयोध्या भी जाती है। अयोध्या में जाकर उस पार्टी के नेता अयोध्या भी जाते हैं, इस बात को पुख्ता करने के लिए, लोगों को ये संदेश देने के लिए कि वाकई में वो हिंदू विचारधारा वाली पार्टी है। उद्धव ठाकरे 2018 में अयोध्या गए थे अपने परिवार के साथ, और तब उन्होंने कटाक्ष किया था बीजेपी के ऊपर। तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो शिवसेना की डिमांड थी कि एक कानून बनाकर जो है मंदिर निर्माण किया जाए विवादित जगह पर। उसके बाद राज ठाकरे ने भी सोची अयोध्या जाने के लिए, लेकिन तब जो वहां के सांसद थे बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि अगर राज ठाकरे को अयोध्या आना है तो उनको पहले माफी मांगनी पड़ेगी उत्तर भारतीयों से, जो उत्तर भारतीय विरोधी हिंसा हुई थी साल 2008 में। उसके लिए माफी मांगे राज ठाकरे, तभी उनको कदम रखने दिया जाएगा। तो इसके बाद राज ठाकरे ने अपने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि उनको अंदेशा था कि अगर वहां जाएंगे तो एमएनएस के कार्यकर्ताओं और इनके बीच में टकराव हो सकता है, इनके कार्यकर्ताओं के बीच में। तो ऐसे में उनके खिलाफ मामले भी दर्ज किए जा सकते हैं। तो उससे बचने के लिए फिर राज ठाकरे ने टाल दिया। दूसरी तरफ संजय राउत ने भी एक नई बात कह दी है। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि जो राम मंदिर बना है वो विवादित जगह पर नहीं बना है। बीजेपी का नारा था मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन मंदिर वहां नहीं बना है। मंदिर उस जगह से 4 किलोमीटर दूर बना है, ऐसा संजय राउत का कहना है। तो इसने एक अलग विवाद छेड़ दिया है। तो खैर, इस सिलसिले में महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी हलचल होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।